मैं जिम्मेदारियों में उलझा शख्स, मेरी रजा क्या होगी, कातिल में खुद की ख्वाहिशों का मेरी सजा क्या होगी। वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है हम जीटी की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो हम कवर करने वाले हैं हमारा शेड्यूल्स और आर्टिकल्स को। ठीक है, हम शेड्यूल्स को कवर करेंगे। मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख के आ चुके होंगे, लेकिन स्टिल उनको शेड्यूल्स याद नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम शेड्यूल्स याद करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। पहली ट्रिक आपको यहां समझिए कि पहली ट्रिक क्या होगी। समझिए कि सपोज मान लो कि ये एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में आपको जॉब के लिए जाना है। कोई भी मान लो, जैसे मान लो कि ये टाटा की है, टीसीएस मान लो इसको। ठीक है, रिलायंस हो गई यहाँ आपकी, यहाँ रिलायंस हो गई है। ठीक है, यहां मान लो कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप कंपनी देखेंगे कि आपको जाना कहां है, आपको किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारा शेड्यूल 1 क्या कहता है, हमारा शेड्यूल 1 कहता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि किस जगह, दैट इज लैंड, किस टेरिटरी की बात कर रहा है, किस एरिया की बात कर रहा है। तो वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात होगी। सेकंड, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, जॉब के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपको क्या सैलरी दी जा रही है, क्या आपको आपकी पसंद की सैलरी मिल रही है, आप उसमें अपना घर चला पाएंगे, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में आपके आ गए अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा यहां पे आपका सैलरी का पार्ट आ गया। ठीक है, आपको कंपनी मिल गई, देन आपको आपकी सैलरी पता चल गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर उस कंपनी के आप जो है ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसमें साइन करते हैं कि भाई मैं कंपनी के प्रति लॉयल रहूंगा, मैं आपकी कोई भी जो है सीक्रेट लीक नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से थर्ड में आता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ठीक है, तो आपको कंपनी मिल गई, कंपनी के बाद आपको आपकी सैलरी का पता चल गया, फिर आपने उस कंपनी की ज्वाइनिंग की, आपको ओथ्स एंड अफर्मेशंस हो गई। थर्ड, फोर्थ हमारा, फोर्थ के बाद क्या होता है, जब आप ऑफिस में जाएंगे ना, तो ऑफिस में आपकी होती है कि भाई आपको कहां बैठना है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, आपकी सीट एलोकेट की जाती है। उसी तरीके से फोर्थ शेड्यूल के अंदर आपकी एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट, फिर आता हमारा फिफ्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, आप कंपनी में गए, आपको बता दिया कि आपका डिपार्टमेंट है, ये आपकी सीट है, बट उस पे जाने के बाद आपको काम बताया जाता है ना कि आपको क्या काम करना है, आपको किस चीज के लिए हायर किया गया है। उसी तरीके से फिफ्थ शेड्यूल को हम याद करेंगे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसका, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का करना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले आपको कंपनी मिल गई कि आपको किस कंपनी में जाना है, फिर आपको क्या मिल गया, सैलरी का पता चल गया। सैलरी के बाद आपने उस कंपनी के लिए आपने ओथ ली, यानी कि आपने वहां के पेपर साइन किए कि ठीक है मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। थर्ड, फोर्थ हो गया आपको आपकी सीट बता दी कि भाई ठीक है आपको यहां बैठना है। एंड फिफ्थ में हमारा जो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है ताकि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाए। जैसे कि डीयू के काफी टॉप कॉलेज है, सेंट स्टीफन हो गया, मिरांडा हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, LSR हो गया। ऑलराइट, हमारे जो आप यूनिमॉन्क्स के चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। जल्द ही हम लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स के लिए आप यूनिमॉन्क्स को जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। नाउ इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करना है किसका, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का। सिक्स्थ के अंदर आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो आपको मैनेज करने होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशली बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका आपको स्पेशली ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसी तरीके से सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ट्राइबल एरिया का, और कौन से ट्राइबल एरिया, दैट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि भाई ये याद नहीं हो पाते कि भाई ये चारों नाम कैसे याद होंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक क्या थी, AMMT। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मेक माई ट्रिप का। ठीक है, तो ए आप ऐसे याद कर लो, AN दा वाला चीज जो आप इंग्लिश में यूज करते हो, तो AMMT यानी कि आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप जब इन सब का के इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उन सबको, तो फिर
जैसे कंपनी, मैंने आपको बताया था कि कंपनी है, अब कंपनी में आपको बता दिया कि आपको जो है काम क्या करना है और स्पेशली कुछ चीजों पे ध्यान देना है। तो काम क्या करना है वो किसके अंदर आ गया, 5th शेड्यूल के अंदर। स्पेशली ध्यान देना है किस पे, वो 6th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, देख रहे हैं 6th शेड्यूल। नाउ अब जब आप ये काम कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी चीजों पे काम करना है। ठीक है, कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट को डिवाइड किया होता है कि भाई तुम इस चीज पे करोगे, तुम इस चीज पे करोगे। वैसे ही जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट के भी सब्जेक्ट्स बताए हुए होते हैं। तो वैसे ही 7th में हमारी सब्जेक्ट लिस्ट आ गई, उसमें बताया गया है कि यूनियन किन किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगा, स्टेट किस पे बनाएगा, और दोनों के दोनों किस पे काम कर सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो याद रहेगा इस तरीके से, स्टोरी बना के याद रखिएगा माइंड में, बहुत ईजी होगा। अब जब किसी भी कंपनी में जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलने वाले नहीं मिलेंगे। कोई साउथ से होगा, कोई नॉर्थ से होगा, ठीक है, कोई ईस्ट की तरफ से आया होगा, तो सबकी लैंग्वेज अलग होती है। उसी तरीके से 8th शेड्यूल के अंदर 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो याद रखिएगा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है। नाउ 9th शेड्यूल, अब मान लो कि आपने कुछ ऐसा काम किया कंपनी में कि जिससे आपसे कुछ गलती हो गई। अब आप सोचेंगे यार मैं बचूंगा कैसे। वैसे ही शेड्यूल 9 में आपका जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कुछ लॉज को, कि अगर वो लॉ हमने 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया तो वो लॉ पे रिव्यू नहीं हो सकता। कौन सा रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जुडिशरी उस पर फैसला नहीं सुना सकती है। तो इसी तरीके से जो सबसे पहला लॉ इसके अंदर प्लेस किया गया था, वो किया गया था जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने का, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर प्लेस किया गया था। लेकिन बाद में, वो अभी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इस पे रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट दी थी, उसके बाद के जो भी कानून इसके अंदर रखे जाएंगे उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। नाउ आपने कुछ ऐसी गलती कर दी कंपनी में जो माफी नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो उसके अंदर फिर आपको सजा दी जाएगी। सजा कैसे दी जाएगी, 10th के अंदर। ठीक है, 10th शेड्यूल में क्या आ गया हमारा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 10th शेड्यूल के अंदर आता है। अब 11th और 12th याद करना काफी इजी हो जाएगा। 10th तक आपने अच्छे से याद कर लिया, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, 11th में आ गया हमारा पंचायत। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो पंचायत होते हैं, प्रधान वगैरह, ये सब इनके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। 3rd टियर, फर्स्ट कौन हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड हो गया हमारा पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमारा 11th में क्या आ गया, पंचायत। और पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं, कि यानी कि इन 29 सब्जेक्ट मैटर्स पे पंचायत कानून बना सकती है। फिर 12th आता है हमारा। ठीक है, 12th आता है, 12th के अंदर आ गई म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, अगर आप सिटीज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हैं तो एमसीडी है। ठीक है, तो वो इसी के अंदर बनाई गई है, और वो आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसके अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, स्टोरी बन गई है एक माइंड में कि कंपनी है, किस तरीके से आपको वो सब करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स। अब हमें आर्टिकल्स कैसे याद करें, सेम स्टोरी लगानी है आपको, कुछ नहीं लगाना है। सेम स्टोरी कैसे लगाएंगे, देखिए हमारा पार्ट 1, ये सारे चीज है ना, ये हमारी पार्ट है, ये हमारे, ठीक है, पार्ट हो गए, ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, याद रखिएगा पार्ट, सब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स। नाउ पहला पार्ट क्या कहता है, अगेन कहां पे, किस चीज की बात करेंगे, पार्ट हम किसकी बात करेंगे हमेशा, हम करेंगे यूनियन एंड टेरिटरी की बात, यानी कि कहां पे, किस जगह पे। तो ये इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया की क्या, इंडिया के स्टेट की बात करेगा, इसकी टेरिटरीज की बात करेगा, सारी चीज। दूसरा, अब इंडिया है, सपोज मान लो ये कंट्री है, अब इसके अंदर कोई रहेगा तो सही, ये लैंड ऐसी थोड़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई रहेगा, कौन रहेगा, वो रहेंगे सिटीजन्स। तो पहले पार्ट में कौन होगी, क्या आर्टिकल्स हो गए, पहले पार्ट के आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। सेकंड हो गया हमारा सिटीजन्स, उस कंट्री के अंदर कौन रहेंगे, सिटीजन्स रहेंगे। और सिटीजन्स कहेंगे किन्हें, वो सब इसमें बताया गया है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, किन लोगों को हम इंडिया का सिटीजन्स कहेंगे।
ठीक है। देन अब इन सिटीजन्स के ना कुछ अधिकार होंगे। अब ऐसे ही थोड़ी है कि भाई ऐसे चले जाओगे और आपसे मजदूरी करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। वैसे ही पार्ट 3 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे कि आपके क्या मौलिक अधिकार है। तो वो फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर बताए गए हैं कि कौन कौन से आपके राइट्स हैं। फिर फोर्थ, आपके तो राइट्स बता दिए कि भाई ये आपके राइट्स हैं। अब सरकार का भी जिम्मेदारी है, उस सरकार की, उस गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि आपके लिए कुछ करे, आपके लिए कोई कानून बनाए ताकि आपका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात कर सके। ठीक है। तो फोर्थ में आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि आप अपने लोगों के लिए इन इन चीजों पे कानून बना सकते हैं। तो फोर्थ हो गया। उसके अब आर्टिकल्स कितने हो गए? 36 से लेके 51। तो कैसे? ठीक है, एक लैंड जहां पे हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में कौन रह रहा है? सिटीजन्स रह रहे हैं। उन सिटीजन्स के कुछ अधिकार हैं, ठीक है, और सरकार को भी बोला गया है कि ठीक है, आप उन लोगों के लिए, उन सिटीजन के लिए कुछ कानून बनाएं। नाउ फर्दर नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पार्ट 4A की। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आपको राइट्स दे दिए, आपके लिए बोल दिया कि डायरेक्टिव्स दे दिए स्टेट को कि जो है सिटीजन्स के लिए कानून बनाओ। अब आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि स्टेट के लिए आप कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। ठीक है, तो वो कुछ ड्यूटीज दी गई है कि जो सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज हैं जो देश के प्रति आपको करनी है। वो ड्यूटीज का आर्टिकल हो गया आपका 51A। तो आपसे सीयूईटी के पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पार्ट पूछ सकता है, यहां तक के पार्ट तो आपको रटे होने चाहिए। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से डायरेक्ट पूछ लेगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और यहां पे आपको आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। इतनी डेप्थ में भी नहीं पूछेगा, बट कुछ आर्टिकल्स में जब आपको आगे कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक की बात हो गई, बता दिया। अभी आपकी बात हुई थी। अब जैसे मैं बार बार स्टेट बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोल रहा हूं, तो अब उसकी भी तो बात करेंगे। तो 3 तरह की गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट की। 5 पे आएगा, पार्ट 5 में आएगा यूनियन गवर्नमेंट। अब जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट वो नहीं है कि भाई जो है इलेक्ट होके आती है, उसका मतलब एक स्ट्रक्चर की, यूनियन स्ट्रक्चर की, उसके अंदर आपके काफी सारी बॉडीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के नीचे आएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके नीचे आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप याद रखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम जो होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है। इसलिए यहां पे पीएम का अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हेड होता है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टाइम इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है और कौन से नंबर का है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर आपका आता है पार्लियामेंट, जहां पे बैठ के वो कानून बनाते हैं। फिर पार्लियामेंट की बात की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अगर ये पार्लियामेंट ने कोई कानून सही नहीं बनाया या कोई भी आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट आ गया। फिर आपका ये सीएजी, ये आपके जो है अकाउंट्स को ऑडिट करता है। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आर्टिकल्स दिए ना 52 से 151 तक के, ये आर्टिकल आपको दिए गए हैं, इन सब के स्टार्ट होगा 51 से यहां और 151 पे एंड होगा यहां सीएजी पे। ये क्रोनोलॉजी रहेगी आपकी। अब आपको कभी मैच द फॉलोइंग में आ गया, तो मैच द फॉलोइंग में सपोज मान लो कि आर्टिकल आ गया और एक बॉडी तो इनमें से पूछ दी, फॉर एग्जांपल सीएजी पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया, नेक्स्ट आपसे जो है आपको जो है यहां पे एडवोकेट जनरल पूछ लिया, तो आपको पता होगा कि ये आर्टिकल के अंदर से आया है या ये आर्टिकल के अंदर से आया है। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप एक अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेंगे कि अच्छा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो आर्टिकल इसके आसपास होगा, इस वाले का इसके पास होगा, इस वाले का आर्टिकल इसके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने यूनियन की बात कर ली, पार्ट 6 में आएगा अब स्टेट। अब हम करेंगे स्टेट की बात। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अगेन स्टेट में सबसे टॉप पे होता है गवर्नर, उसके नीचे आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके हेड कौन होते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। देन एडवोकेट जनरल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन का क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। देन असेंबली,
ठीक है, असेंबली, उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको पता चल गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अगर आर्टिकल आपको आ जाता है तो वो कभी भी आपको पार्ट 5 के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको पार्ट 6 के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और इसका आर्टिकल आ जाते हैं 152 से लेके 237 तक। नेक्स्ट हमारा पार्ट 8। ठीक है, अब आप कहेंगे पार्ट 7 कहां गया? बेसिकली पार्ट 7 जो है वो डिलीट कर दिया गया था, तो हमें पार्ट 7 नहीं पढ़ना, पार्ट 8। पार्ट 8 में आ गया हमारा यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन हो गया हमारा, स्टेट हो गया, देन उसके बाद टेरिटरीज हो गया, यूटी हो गया। ठीक है, यूटी, अब यूटी के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं? 239 से लेके 242, तो आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 9। अब मैंने आपको बताया था 3 टीयर की गवर्नमेंट होती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट होती है, इसको हम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज भी कहते हैं। ये हमको देखनी है। अब पंचायत आ गया 9 में। ऑलरेडी मैं शेड्यूल्स के अंदर बता चुका हूं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा आया था, और इसके आर्टिकल है 243 से 243O तक। ठीक, नेक्स्ट 9A। ठीक है, 9A में आ गया म्युनिसिपैलिटीज, देन म्युनिसिपैलिटीज आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। फिर 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स है 243P से 243ZG, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे वीडियो में सिर्फ जो जो आर्टिकल्स आपको बताऊंगा ना, सिर्फ वो अच्छे से याद कर लेना, उससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, बाकी आपको ये तो याद, यहां तक 9B तक तो आप ये याद कर लो कि कौन से पार्ट के अंदर है। ठीक है, 9B तक आप याद कर लो। देन 10th आपका इतना वो पूछेगा नहीं, क्योंकि जीटी का नॉर्मल पेपर है, 12th के बच्चे के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पूछा जा रहा कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सब पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10th पार्ट में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया, देन उसका आर्टिकल आ जाते हैं 244 से 244A। ठीक, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या होता है कि 11 में बताए गए हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन। ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यूनियन और स्टेट्स के बने रहेंगे, कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट्स कानून को लेकर यानी लेजिस्लेशन को लेकर और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डील करेंगे। उसके आर्टिकल से 245 से लेकर 263। अब आपके लिए इसमें अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 263। उसके अलावा आर्टिकल आपको और कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो शायद आपको पार्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है 263, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 12 पार्ट 12 की बात करता है, वो करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की बात करता है। उसके आर्टिकल से 264 से 300A तक। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, वो देखने में ज्यादा लग रहा है, बहुत छोटी सी चीज है, आपके मुश्किल से 2 पेज में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, शांत दिमाग से एकदम स्थिर रख के अपने दिमाग को हमें प्रिपेयर करना है। लेकिन हमेशा याद रखना, आप चाहे कितना भी ज्यादा पढ़ ले, उससे पास नहीं होते हैं। आपने रिवीजन कितनी बार किया है, आपको वो चीजें याद कितनी है, उससे आप पास होंगे, उससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम रिवाइज करते हुए भी अच्छे से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 13 के अंदर हमारा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जीएसटी को लेकर है कि जीएसटी में किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसका आर्टिकल है 301 से लेके 307 तक। ठीक है, जीएसटी का जो पार्ट आता है हमारा वो इसी के अंदर आ जाता है एक तरीके से, इसके अंदर और पार्ट 12 के अंदर। ठीक है, देन पार्ट 14, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14 के अंदर सर्विसेज आती है। कौन सी सर्विसेज? यूनियन और स्टेट्स की, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाती है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के द्वारा आपका सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट होता है, स्टेट पीसीएस के द्वारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है। ठीक है, इस तरीके से, और उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 308 से 323 के अंदर। नाउ आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 14A, क्योंकि पार्ट 14A के अंदर ट्राइब्यूनल्स आते हैं। ट्राइब्यूनल्स एक तरीके के कोर्ट होते हैं, बट वो जो एक एग्जीक्यूटिव उसमें फंक्शन करते हैं।
ठीक है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है उसमें, बस आपको याद रखना पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स आते हैं और कौन से उससे आए थे अमेंडमेंट से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, आर्टिकल इसके 323A से 323B। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर 15 पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस आते हैं, तो अब इलेक्शन की बात की गई तो इलेक्शन कमीशन भी होगा, तो आपका इलेक्शन कमीशन इसमें आ गया। अब आप समझे मैं आपको वो क्यों बता रहा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 में CAG बता दिया, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, आर्टिकल्स के साथ, तो आपको पता चल गया कि पार्ट 5 में स्टार्टिंग के आर्टिकल्स आएंगे। एक दे दिया आपको इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का आपको आर्टिकल दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन का कहां पे आ रहा है आपका 324 के आसपास, तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन बाद में आएगा और पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका आएगा CAG। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आर्टिकल्स को जो है एलिमिनेशन मेथड लगा के तो आप उसकी क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं कि भाई कौन सा चीज पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। अब आप समझे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 16 है। पार्ट 16 के अंदर हमारे स्पेशल प्रोविजंस है फॉर सर्टेन क्लासेस, फॉर एग्जांपल OBC, SC, ST, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। इसी के अंदर आपके आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अगेन पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। अब अगेन अगर आपसे बोल दे कि भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो आप आसानी से जो है इसको क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले CAG आएगा, फिर इलेक्शन कमीशन आएगा, फिर आपका आएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। या फिर अगर मान लो ये दोनों ही दे रखे होंगे तब क्या करेंगे आप, तब आपको पता है कि नेशनल कमीशन फॉर ST पहले आएगा बैकवर्ड क्लास से। इस तरीके से हम इनको क्रोनोलॉजी में लगाते हैं और एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करते हैं। स्मार्ट वर्क इसे ही कहा जाता है, रटने और इतने हार्ड वर्क इतने ज्यादा पेजेस से नहीं होता, स्मार्ट वर्क, लॉजिक लगाओ। तो यहां पे आपको मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से होगा। देन 17 पार्ट 17 हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका आ गया 343 से 351। इसमें जो आर्टिकल अगर आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है 350 एंड 351। अगेन आपको इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको ये भी नहीं पता है कि पार्ट 17 के अंदर है क्या है, बस आपको ये दो आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट 18। पार्ट 18 के अंदर है इमरजेंसी प्रोविजन। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन से पार्ट के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन आते हैं। अब 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, हमारी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो अगेन इमरजेंसी वाला जब मैं कराऊंगा वहां पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 19 के अंदर कुछ मिसलेनियस टर्म्स दिए गए हैं, वो है 361 से 367। अगेन ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर देंगे चल जाएगा, पूछेगा नहीं, ठीक है। ये पूछ सकता है 20 पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटीज है, ठीक है। 3 तरीके की मेजोरिटीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और एक और होती है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। 2 तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 21 के अंदर आपका आ गया टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। और पार्ट 22 के अंदर आ गया शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अगेन ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको कौन कौन से जो है पार्ट पता होने चाहिए, पार्ट 20 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए पार्ट 18, आपको पता होना चाहिए पार्ट 14A, ठीक। देन आपको यहां तक ये जो पार्ट 9 है, पार्ट 9B, यहां तक तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ ये पार्ट्स के नाम याद कर लेना, आर्टिकल्स भी आपको सारे याद नहीं करने। जो आर्टिकल्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं, बताने वाला हूं आगे वीडियो में, आपको वो चीजें याद करनी है। क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ये ट्रिक्स आसानी से लर्न हो जाएगी और आप मास्टर बन जाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं भी आता ना तो भी आप कर देंगे, बिकॉज वो स्मार्ट वर्क होता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ऑलराइट, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे आगे के पोर्शन, जो भी हमारे पॉलिटी का हमारा जो पार्ट है। ऑलराइट, यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहिए, और आपके अदर्स डोमेन्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी फैकल्टीज आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। यूनिमॉन्क्स के यूट्यूब चैनल पे आपको उनके लेक्चर मिल जाएंगे, जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए। ऑलराइट, तो अपडेटेड रहिएगा यूनिमॉन्क्स के साथ। थैंक यू।